नमस्कार विद्यार्थियों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा विषय है भूगोल का विभिन्न विषयों से सहसंबंध, कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स विथ ज्योग्राफी। यह विषय बीएड फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर दोनों के लिए उपयोगी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले भूगोल का इतिहास विषय के साथ में सहसंबंध। वास्तव में देखा जाए तो भूगोल और इतिहास एक दूसरे से संबद्ध है। एक विषय दूसरे को प्रभावित करता है और यह संबंध या सहसंबंध कोई नया नहीं है, अपितु आज से लगभग 300 वर्ष पहले पीटर हेलन नाम के इतिहासकार थे। उन्होंने इतिहास और भूगोल के मध्य संबंध को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि भूगोल इतिहास के बिना ही अस्त व्यस्त और अस्थिर होगा, जिसमें केवल जीवन और गति का वर्णन मात्र होगा, और इतिहास बिना भूगोल के बेसिर पैर की बात होगी। वास्तव में किसी भी ऐतिहासिक घटना में यदि सही स्थिति ज्ञात नहीं हो तो वह मात्र घटना बेकार होकर रह जाती है। घटना की सही स्थिति जानने के लिए भूगोल का सहारा लेना ही पड़ता है। यदि यह कहें कि विशाल पृथ्वी का भूतल एक रंगमंच है तो उसका वर्णन भूगोल है, और इस पृथ्वी के भूतल पर जो मानवीय क्रियाकलाप हुए हैं अथवा हो रहे हैं वह इतिहास है। वास्तव में भूगोल इस पृथ्वी रूपी रंगमंच का वर्णन मात्र ही तो है, और इतिहास मानव के इस पृथ्वी पर सांस्कृतिक क्रियाकलापों का वर्णन है। इस प्रकार ये दोनों विषय एक दूसरे से अच्छी प्रकार से जुड़े हुए हैं। इतिहास समय का आधार लेकर चलता है और भूगोल स्थान का। किसी भी स्थान की स्थिति कैसी है, वहाँ की भौगोलिक दिशाएं क्या हैं, वहाँ के इतिहास की आधार है। उदाहरण के लिए पहाड़ी और पठारी क्षेत्र की भौगोलिक दशाएं काफ़ी कठोर हुआ करती हैं। वहाँ के निवासी कर्मठ होते हैं, संघर्षों से जूझने वाले होते हैं। इसके विपरीत अगर देखें, हमारे यहाँ मैदानी भागों में रहने वाले लोग प्रकृति प्रदत्त जो सुविधाएं हैं उनके कारण आराम पसंद और मामूली संघर्ष से भी घर पर आने वाले होते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि जब भी भारत पर उत्तरी पहाड़ी और पठारी प्रदेशों की ओर से आक्रमण हुआ है तब मैदानी भागों के लोगों पर उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों की विजय हुई। इस प्रकार भौगोलिक दशाएं इतिहास को प्रभावित करती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भूगोल और इतिहास में काफ़ी निकट का संबंध है। एक और उदाहरण लेते हैं। राजस्थान के इतिहास में हल्दीघाटी युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना है। महाराणा प्रताप द्वारा हल्दीघाटी का युद्ध क्षेत्र के रूप में चुनाव, जहां प्रताप और अकबर के मध्य संग्राम हुआ था, भौगोलिक दृष्टि से ही था। यह घाटी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। केवल एक तंग मार्ग ही इसके मध्य से जाता था। अब प्रताप की भील प्रमुख सेना के लिए ऐसे क्षेत्र की लड़ना ही अधिक उपयुक्त था। फिर भी अपर्याप्त सेना के कारण उनकी हार हुई थी। इस हार ने ही इतिहास को एक नया मोड़ दिया। काश अगर हम ये सोचें कि महाराणा प्रताप के पास में सैन्य बल अधिक होता तो शायद परिणाम दूसरा होता। भूगोल और इतिहास के विषयों में प्रकृति में अंतर है। एक फ्रांसीसी लेखक हैं फेब्रे ल्यूसियन, उन्होंने ये लिखा है कि ऐतिहासिक तथ्य एवं भौगोलिक तथ्य हमारे लिए दो अलग अलग बात है,
और ये बड़ा विचित्र एवं लगभग असंभव सा होगा कि हम इनमें आपसी संबंधों को खोजें। दोनों अलग अलग ज्ञान की श्रृंखलाएं हैं और अलग अलग ही रहनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें अलग क्यों रखा गया। हम इन दोनों विषय के स्वरूप के आधार पर साम्य और अंतर ढूंढ सकते हैं। भूगोल और इतिहास में कुछ सामान्य पहलुओं की क्षमता विषमता के संबंध में फिलिप बेकन नाम के इतिहासकार, उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति इतिहास पढ़ता है वह अपने को समय के अंदर केंद्रित करता है, और भूगोल पढ़ने वाला स्थिति से अपने को केंद्रित करता है। जैसे उदाहरण के रूप में जब हम भारत के किसी युग के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान उस समय की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें पहुंच जाता है, और हम अपने समय से तुलना करके लग जाते हैं। और जब हम भारत के भूगोल को पढ़ते हैं तो हम जिस स्थान को पढ़ते हैं वहाँ की स्थिति, वहाँ पर होने वाले भौगोलिक प्रभाव, वहाँ पर जो निवास करते हैं आदि में अंतर सा ढूंढते हैं। और वर्तमान युग में तो भूगोल इतिहास के संबंध को बहुत अधिक निकटता से देखा गया। किसी भी देश की भौगोलिक व्यवस्था इतिहास के आधार पर ही होती है। मानव का रहन सहन कैसा है, रीति रिवाज कैसे हैं, आहार व्यवहार कैसे हैं, वेशभूषा कैसी है, ये सब वर्णन इतिहास ही तो करता है, जबकि वे भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। बीच वहाँ की पर्वत श्रेणियाँ हैं, नदियाँ हैं, या श्रेष्ठ प्राकृतिक सीमा निर्धारण है, ये सब योग होते हैं। उसी के अनुसार वहाँ की वेशभूषा होगी, उनका आचार व्यवहार होगा, उनका रीति रिवाज होगा, उनका शारीरिक ढांचा होगा, रहन सहन होगा। यानी दोनों में बहुत अधिक समानताएं हैं, और इन्हीं समानताओं के आधार पर एक नया विषय भी भूगोल की शाखाओं में सम्मिलित किया गया, जिसे ऐतिहासिक भूगोल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, भूगोल का अर्थशास्त्र से सह संबंध, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। यानी भूगोल और अर्थशास्त्र में भी आपस में निकट का संबंध है। इस निकटता का आभास इस बात से हम लगा सकते हैं कि अर्थशास्त्र के आधार पर भूगोल विषय के अंतर्गत आर्थिक भूगोल का बड़ा ही महत्व है। अब अर्थशास्त्र के मुख्य हम उपादान देखें तो भूमि है, श्रम है, पूंजी है, प्रबंधन है आदि होते हैं, और इनका आर्थिक पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है यह अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। जबकि भूगोल में भूमि और मानव प्रथम दो बिंदुओं को काफ़ी महत्व दिया जाता है। और यही नहीं, बहुत से पहलुओं को तो लगभग दोनों विषयों में समान रूप से अध्ययन भी किया जाता है। जैसे भूमि पर होने वाला आर्थिक कार्यकलाप, कृषि है, पशुचारण है, उद्योग है, जनसंख्या आदि का समान रूप से दोनों विषयों में अध्ययन होता है। और अंतर सिर्फ इतना ही नहीं है, अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक पहलू पर ही जोर दिया जाता है, जबकि भूगोल में आर्थिक क्रियाओं के आधार पर धरातल, वहाँ की जलवायु, मानव की बनावट आदि का अध्ययन किया जाता है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था वहाँ के भौगोलिक आधार पर काफ़ी मात्रा में निर्भर करती है। किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए जो अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण आधारशिला होती है, भौगोलिक आधार पर अत्यंत महत्वपूर्ण। बिना समुचित स्थिति, जलवायु, आवागमन के साधन और बाजार के कोई भी उद्योग सफल नहीं हो सकता। यानी मनुष्य के जीवन के लिए आर्थिक प्रगति करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और आर्थिक प्रगति का आधार भौगोलिक परिस्थितियां ही होती हैं। इसलिए भूगोल की भांति अर्थशास्त्र का ज्ञान भी मानव और देश के हित में वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार से हम उपयोग में लें ताकि आर्थिक प्रगति हो सके, इसका वर्णन होता है। अब हम बात करते हैं भूगोल और राजनीति। हम देखें कि राजनीति और भूगोल में क्या संबंध हो सकता है। यदि गौर से विचार करें तो राजनीतिक जितनी भी समस्याएं हैं उनके पीछे भौगोलिक कारण बड़ा ही महत्व रखते हैं। आज वर्तमान स्थितियों में भारत और चीन है, सबसे अच्छा उदाहरण है। तृतीय विश्व युद्ध होने के कगार पर है।
अब उन भारत और चीन के बीच में युद्ध होने का मुख्य कारण क्या है? भौगोलिक स्थिति। चीन तो ये कहता है कि भाई साहब भारत का ये क्षेत्र है लद्दाख वाला, या जिस भारतीय सीमा पर वो अपने अड्डे जमा रखा है वो उसे अपना मानता है, जबकि भारत कहता है कि यह क्षेत्र हमारा है। तो राजनीति किस बात पर हुई? हमारी भौगोलिक स्थिति पर। मध्य एशिया की स्थिति को स्पष्ट है तो भौगोलिक स्थिति है जहाँ 3 महाद्वीप एक साथ मिलते हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। दूसरे, मध्य एशिया के देश पेट्रोल के आधार पर दुनिया से अत्यंत समृद्ध हैं। तीसरा, स्वेज नहर भी यही है जिसका अभी इतना व्यापारिक और सैनिक महत्व था कि ब्रिटिश साम्राज्य की जीवन रेखा इसे कहा जाता था। और ब्रिटेन और अमेरिका कभी भी यह नहीं चाहते कि ये नहर वाले ऐसे राष्ट्रों के साथ हाथ से रहें जो उनके गुट में नहीं है। यही कारण है कि जब अरब इजराइल संघर्ष के समझौते का प्रश्न आता है तो स्वेज को ये सारे देश अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के रूप में स्वीकारना चाहते हैं। इस प्रकार की समस्याएं भारत में कश्मीर है, चीन की सिक्कियों का दक्षिण पूर्वी जो एशिया है उसमें कोरिया, भूमध्य सागर में माल्टा, साइप्रस, दक्षिणी पूर्वी एशिया में सिंगापुर, ये सब राजनीतिक समस्याओं के पीछे भौगोलिक कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में आपने भारत और नेपाल के बारे में सुना ही था। इस प्रकार आज विश्व बंधुत्व की भावना जो शुरू से चलती आ रही है, यानी कोई भी देश पूर्ण रूप से अपने ऊपर निर्भर नहीं है, किसी न किसी रूप में दूसरे पर आश्रित है, और इस संबंध के कारण एक दूसरे को दूसरे देश के साथ में संबंध बढ़ाने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि आज भूगोल की एक नई शाखा के रूप में राजनीतिक भूगोल का भी समावेश हो गया। यानी जो पीजी की कक्षाएं हैं, स्नातकोत्तर कक्षाओं में अब इसका अध्ययन भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालय में लगभग शुरू हो चुका है। अब हम बात करते हैं भूगोल और प्रकृति अध्ययन, ज्योग्राफी एंड नेचर स्टडी। यानी भूगोल में प्रकृति के अध्ययन का बहुत ही बड़ा महत्व है। वास्तव में देखा जाए तो प्राकृतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं, प्रकृति का ही तो अध्ययन है। अंतर इतना है कि प्रकृति अध्ययन के अंतर्गत प्रकृति के अंग बादल, पानी, हवा, पर्वत, झरने, नदी आदि का वर्णन किया जाता है, लेकिन शाब्दिक वर्णन के साथ साथ भूगोल प्रकृति की उपयोगिता का भी वर्णन करता है। भूगोल के अंतर्गत केवल पहाड़, पठार, नदी, झरने आदि का वर्णन ही नहीं होता है, अपितु उसके जो महत्व हैं, उनके जो उपयोग हैं मानव के लिए, वो कितना लाभकारी है, इसका भी वर्णन किया जाता है। और स्पष्ट रूप से हम कहें तो प्रकृति अध्ययन में नदियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। भूगोल में प्रकृति के अध्ययन का महत्व हम इस बात से भी आंक सकते हैं कि शिक्षा के जो आरंभिक स्तर था, उस आरंभिक स्तर से ही घर के बाहर भूगोल के छात्रों की प्रकृति का अध्ययन कराया जाता है। आरंभ में भूगोल अध्ययन में जैसे प्रथम और दूसरी कक्षा होती है उसमें प्रकृति का अध्ययन मात्र ही होता है। बालक सिर्फ नदी, झरने, झील, पहाड़ आदि को अब सिर्फ आंखों से देखते हैं और प्रकृति का जो मधुर वातावरण है उसमें घूम करके प्रसन्न होते हैं। बाद में जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे प्रकृति अध्ययन की आधारशिला पर भूगोल के ज्ञान की शुरुआत होती है। गाँव के बाहर तालाब, नदी, इन सब की उपयोगिता को वो जानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति अध्ययन और भूगोल में काफ़ी घनिष्ठ संबंध होते हैं। अगला बात करते हैं भूगोल का गणित के साथ में संबंध, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। देखा जाए तो भूगोल और गणित का आपस में जो संबंध गहरा है, दरअसल कोई भी ज्ञान रिक्तता में नहीं सीखा जाता है। चाहे हम किसी भी स्थान की स्थिति का ज्ञान लें, दूरी का ज्ञान लें, या हमें गणित का आश्रय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आरंभ में जब हम भूगोल के मानचित्र का ज्ञान देना शुरू करना चाहते हैं तो मापक सिखाने के लिए, आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए भी, जलवायु की गर्मी, नमी और वर्षा के अध्ययन के लिए, जो प्रोजेक्शन हम बताते हैं, प्रक्षेप के ज्ञान के लिए, उनके निर्माण के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, देश के लिए या महाद्वीप के विस्तार, उसके क्षेत्रफल के बारे में जानने के लिए भूगोल में गणित का होना आवश्यक है। बिना गणित के हमें इनका आकलन नहीं कर सकते।
प्राथमिक स्तर पर हम देखें तो केवल गणित और भूगोल का संबंध अधिक रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब उच्च प्राथमिक स्तर पर जाते हैं तो यह स्पष्ट दिखता है। छात्र जलवायु के प्रदर्शन के लिए ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में किसका प्रयोग करना पड़ता है? गणित का। गृह प्रदेश का मानचित्र बनाते हैं तो मापक का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें भी क्या होता है? गणित का समावेश होता है। माध्यमिक स्तर पर जाते हैं तो मानचित्र बनाते हैं, आंकड़े बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं आदि के निर्माण में गणित का प्रयोग होता है या नहीं होता? होता है। और यही क्रम निरंतर बढ़ता जाता है। इस प्रकार भूगोल का ज्ञान लगभग असंभव हो जाएगा यदि कोई विद्यार्थी गणित नहीं जानता हो तो। और उच्च कक्षाओं में हम सांख्यिकी की बात करते हैं। शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसमें कौशल की रुचि के लिए गणित का अधिक महत्व होता है। इस प्रकार भूगोल के आधार पर इस विषय का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम बात करते हैं भूगोल और विज्ञान के बारे में। कई स्थानों पर पहले भी हम देख चुके हैं कि भूगोल कला और विज्ञान दोनों है। यदि हम भूगोल के ज्ञान के स्रोत और आधार के ऊपर खोज करें तो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में हमें भूगोल का ज्ञान लिया हुआ ज्ञात होता। आज के भूगोल में जीवन विज्ञान, बायोलॉजी, उससे वनस्पति भूगोल की शाखा विकसित हुई, हम जानते हैं। इस विषय के अंतर्गत विभिन्न फसल पेड़ पौधों की तरह उगते ही हैं, किस प्रकार से अच्छे हम इनको उगा सकते हैं इसका वर्णन किया जाता है। और इस विषय में इन पेड़ पौधों फसलों आदि के उपयोग का वर्णन मिलता है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के ज्ञान से जलवायु विज्ञान का भूगोल में समावेश हुआ ही, जिसमें विभिन्न स्थानों की जलवायु किन किन बातों पर इसका प्रभाव पड़ता है, इन सब का वर्णन किया जाता है। खगोल शास्त्र से मानचित्र विज्ञान का विकास हुआ है। आज के युग में मानचित्र विज्ञान, कार्टोग्राफी जिसको हम कहते हैं, भूगोल विषय का अभिन्न अंग बन गया है। भूगोल शास्त्र है, उससे भूरचना संबंधी ज्ञान भूगोल में लिया गया, जैसे पृथ्वी की बनावट है, चट्टानों की बनावट है आदि का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार आज के भूगोल का विज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध है और विज्ञान की अनेक खोजों के ज्ञान को इसने अंगीकार भी किया है। और यही कारण है कि अनेक विश्वविद्यालयों ने भूगोल को विज्ञान के विषय के अंतर्गत भी स्वीकार किया है। तो इन सभी के वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी ज्ञान केवल पूर्ण ज्ञान की इकाई का उपविभाग अथवा उसकी शाखा नहीं होती है। सभी विषय किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंध होते हैं और भूगोल शिक्षक को यह आवश्यक है कि भूगोल के ज्ञान को वह एक संकुचित दायरे में नहीं बांधे। अध्यापन के समय अपने विशिष्ट ज्ञान से वह छात्रों को अन्य विषयों के ज्ञान से सहसंबंध करके उसका अध्यापन करवाए, तभी वह भूगोल के ज्ञान से छात्रों को वास्तव में लाभान्वित कर पाएगा, अन्यथा नहीं। यानी आज हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, अब जैसे हम भूगोल का संबंध सामाजिक विषय के रूप में अगर करते हैं तो कोई भी विषय है जब तक समाज के उपयोग का नहीं होता उसमें तो महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भूगोल सामाजिक विषयों के मध्य की कड़ी है। इसके अंतर्गत ही समाज की आर्थिक, राजनीतिक, जो ऐतिहासिक आदि समस्या उसका उल्लेख होता है। और जेम्स फेयरग्रीव महोदय ने तो कहा है कि भूगोल के अध्यापन के उद्देश्य को राजनीति एवं सामाजिक समस्याओं को हल करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। वे तो ये कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो विश्व की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को निष्पक्ष रूप से हल करने में मदद करता है। इसलिए भूगोल का आरंभ इतिहास और सामाजिक भूगोल से ही हुआ था। आरंभ में जो भौगोलिक वर्णन मिलते हैं उसमें विशेष रूप से विभिन्न स्थानों की स्थिति, लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज, आचार विचार आदि का वर्णन है। और ये आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सहन वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। मैदानी स्थिति होगी तो मैदान में मैदान स्थिति के हिसाब से लोगों का रहन सहन होगा। पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है
तो उसमें उस हिसाब से वहाँ के लोगों का रहन सहन होगा, खान पान होगा, वेशभूषा होगी। देखते नहीं देखते हम, हर भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में जितने राज्य हैं उन सभी 28 राज्यों में सब हर राज्य की स्थिति है वो अलग अलग है और वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग अलग है। यानी वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से लोगों की सामाजिक स्थिति बनती है। मानव भूगोल में हम विभिन्न देशों के मानव जीवन, उसके रहन सहन, रीति रिवाजों के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अंदर किसी प्रकार का भौतिक वातावरण है उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से प्रयोग समाज की परिस्थितियों और नियमों पर पड़ता है, इसका अध्ययन हम करते हैं। उदाहरण के देखें तो भारत में राजस्थान की भील जनजाति अगर लें तो पता चलेगा कि उसकी समाज व्यवस्था कितनी भौगोलिक वातावरण से प्रभावित है। छोटा परिवार, शादी के तुरंत बाद पति पत्नी के लिए अलग अलग गृह व्यवस्था, बहुपत्नी प्रथा, अति साधारण आवश्यकताएं सभी भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित है। यानी सभी वर्णनों का उपयुक्त हमने बातचीत की सभी विषयों के संबंध में, तो हम निष्कर्ष रूप में, सार रूप में यह कह सकते हैं कि कोई भी ज्ञान केवल पूर्ण ज्ञान की इकाई का उपविभाग नहीं है। यानी सभी विषय किसी न किसी रूप में एक से दूसरे से आपस में संबद्ध हैं। इसलिए भूगोल शिक्षक की यह जिम्मेदारी है, उनको यह आवश्यक है कि भूगोल के ज्ञान को संकुचित दायरे में ना रख करके उसके अध्यापन को अधिक से अधिक विशिष्ट ज्ञान से छात्रों को अन्य विषयों के साथ ज्ञान से सहसंबद्ध करके अध्यापन करवाए और वास्तव में वास्तविक भूगोल के ज्ञान को तभी वह लाभान्वित कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।